हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आता है। तो चलिए बिना किसी तरह की स्टार्ट करेंगे। हम ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे में फैलता है और क्या कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये ट्यूबरक्लोसिस होता है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, साथ ही साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस का ये लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Tuberculosis is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis जो होता है एक बहुत क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे लंग्स में होता है, और जो बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इस टॉपिक को और अच्छे से याद रखना। इट मेनली अफेक्ट द लंग्स, ठीक है, हमारे लंग को ये बहुत अफेक्ट करता है। लाइक जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्यूबरक्लोसिस को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ही कहा जाता है क्योंकि ये हमारे लंग्स में होता है, बट कैन इन्वॉल्व अदर ऑर्गन सच एस लिम्फ नोड, बोन्स, ब्रेन, किडनी एंड इंटेस्टाइन, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है इसके इसमें क्या अदर ऑर्गन से इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, जैसे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, तो उसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। साथ ही साथ जो हमारी बोन्स होती है, रिब्स होती है, जो चेस्ट की बोन, ब्रेन होता है, क्योंकि पल्मोनरी जो वेन है उसके अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, और किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी स्प्रेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स व्हेन अफेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और स्पीक्स। ठीक है, टीबी कैसे स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? अगर कोई इंसान छींक दिया तो उस कंडीशन में जो ड्रॉपलेट्स एयरबोर्न जो ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं हवा में, जो ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं उसके, वो दूसरा पर्सन उसको सूंघ लेगा या इनहेल कर लेगा, तो उस कंडीशन में क्या दूसरे को भी हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, तो क्या होता है, कभी जैसे मुझे तो नहीं, किसी और को ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, और मैं उसके पास खड़ा हूं, अब उसको ट्यूबरक्लोसिस है मुझे नहीं पता, लेकिन वो छींक दिया या खांस दिया या वो मेरे मुंह के पास आके बोल रहा है, और बोल रहा है तो क्या उसकी जो हवा के जो लंग से हवा जो आ रही है उसके द्वारा वो जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, नाक से हमारे लंग्स में एंटर करेगा, और पल्मोनरी जो ट्यूबरक्लोसिस मुझे भी हो जाएगा। ऐसे फैलता है ट्यूबरक्लोसिस। इट रिमेन्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत मेजर है ये, और ज़्यादातर यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे होती है, सिटीज़ होती है, उनके अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो ये एक दूसरे में फैल सकता है। कोजेस के बारे में अब मैंने आपको बता ही दिया, मेन कोज इसका जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। लेकिन जो अदर ऑर्गेनिज्म है जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकानुम जो है उसके कारण भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ 99.9% माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ही होता है ट्यूबरक्लोसिस। रिस्क फैक्टर देखो, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसी में नाम छिपा है, माइकोबैक्टीरियम लगा दो, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो ये इसे याद रख लेना। रिस्क फैक्टर्स की हम बात कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर देखने को मिल सकता है। तो क्लोज कॉन्टेक्ट विद टीबी पेशेंट, अगर कोई सा टीबी का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, तो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट से हमें भी हो सकता है। इम्यूनो सप्रेसेंट जो ड्रग है, HIV एड्स से सफर कर रहे हैं, कैंसर वाले, डायबिटीज वाले, इनको जल्दी देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस। माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को भी देखने को मिलता है, जो न्यूट्रिएंट्स नहीं खाता अच्छे से, या लाइक जो कुपोषण व्यक्ति होता है या कुपोषण बच्चा होता है, उसको भी देखने को मिल सकता है ट्यूबरक्लोसिस। एल्कोहलिज्म और ड्रग एब्यूज, जो ज़्यादातर एल्कोहल पीते हैं और ड्रग एब्यूज पेशेंट है, मतलब ज़्यादा ड्रग खाते हैं, तो उनको भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी, लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस में भी देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस। ओवर क्राउडिंग एंड पुअर वेंटिलेशन, इस कंडीशन में भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज, अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग्स देते हैं वो अगर आप ज़्यादा टाइम तक खा रहे हो तो उस कंडीशन में भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने वाला जो हमारे अंदर इम्यूनिटी रहती है वो मर जाती है, कम हो जाती है। पेशेंट ऑन इम्यूनोसम्प्रोमाइज थेरेपी, ठीक है, इस कंडीशन में भी हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस। अब पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करते हैं कैसे होता है। तो जब हम हमारे बॉडी के अंदर टीबी बैसिलाई
ड्रॉपलेट्स से इंटर करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो जो बेसिलाई होती है वो एल्वोलाई तक पहुंचती है और मल्टीपल होती है वहां पे, ठीक है। जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई होती है, 1 सेकंड में वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और इसमें एक इमेज लगाता हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने इमेज क्रिएट कर दिया है, मतलब अब देखो, अब हम कहाँ थे, बेसिलाई, रीच, एल्वोलाई, मल्टीपल, ठीक है। हमारे जो लंग्स होती है जिसकी एल्वोलाई होती है उसके अंदर ये मल्टीपल हो जाते हैं जाके, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, हम जब कोई सा भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो बैक्टीरिया है वो इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। इनहेल करने के बाद जो हमारा ये ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया से लंग्स में चल जाता है, एल्वोलाई में चला जाता है, एल्वोलाई में जाके यहाँ पे मल्टीपल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, माइक्रोफेजेस इंजेस्ट बेसिलाई बट सम सर्वाइव्स, ठीक है। क्या होता है, हमारे जो लंग्स होता है वो कुछ ही मतलब वहां पे एक्टिव रह पाते हैं, लेकिन बाकी जो सारे होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा, फिर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है वहां पे। देखो ऐसे ये मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल साइड होस्ट एल्वोलाई माइक्रोफेजेस, ठीक है। ये जैसे मल्टीपल हो गए। स्प्रीड टू लिम्फ नोड, फिर हमारे जो लिम्फ नोड होता है उसके अंदर स्प्रीड हो जाता है। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, गोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स को। लेटेंट टीबी बेसिलाई डोरमेंट्स और एक्टिव टीबी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। cavitation and lung tissue destroy, spread to other organs, extra pulmonary tuberculosis, ठीक है। समझ में आया पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले क्या होता है, हमारे हम जब भी इनहेल करते हैं एयर को, इनहेल कैसे, जैसे हम कोई जैसे अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो नॉर्मली ऐसे ही हम इनहेल करते हैं तो हमारे ये लंग्स में चला जाता है। लंग्स ट्यूबरक्लोसिस हमारे लंग्स में जाके एल्वोलाई तक चला जाएगा। एल्वोलाई में क्या होगा, ये मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल होने के बाद फिर कुछ हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो लड़ता है इससे। लड़ने के बाद क्या होता है, कुछ बच जाते हैं, कुछ डेथ हो जाती है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है उनकी। फिर वो स्प्रीड होते होते लंग्स में तो हो ही जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। फिर हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं, बोन्स होती है, ब्रेन होता है या अदर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वहां पे ये जाके कॉज होता है। जैसे कि देखो, हेपेटाइटिस हो गया यहाँ पे, रीनल फाइब्रोसिस यहाँ पे हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया हमारे ब्रेन में, पोर्ट्स डिसीज हो गई, एडिशन डिसीज हो गई, और लिम्फेडिनाइटिस हो गई। तो ऐसे हमारी अदर अदर जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ये स्प्रेड हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस। देन हम टाइप्स की बात करेंगे तो 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। हाँ, 3 टाइप्स ही है। सबसे पहला है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अफेक्ट लंग्स, मोस्ट कॉमन एंड इन्फेक्शियस, ठीक है। क्या होता है, सबसे प्राइमरी जो है वो है हमारा लंग्स अफेक्ट होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में, और ये मोस्ट कॉमन और इन्फेक्शियस डिसीज होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में हमारे लिम्फ नोड जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, साथ ही साथ जो प्लूरा होता है, प्लूरल स्पेस, और स्पाइन जो होती है जिसको पोर्ट्स डिसीज भी बोलते हैं, वहां पे भी कॉज हो सकता है। किडनी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, किडनी में भी हो जाता है। मेनिंजस जैसे टीबी, मेनिंजाइटिस हो गया, एब्डोमन और बोन्स एंड जॉइंट्स, इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। फिर आता है मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हमारी पूरे ऑल ओवर बॉडी के अंदर वो हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। सीन इन चिल्ड्रन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ज़्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाले जो पेशेंट होते हैं, जो HIV एड्स से सफ़र कर रहे होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही लो होता है, उनके अंदर और बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है थर्ड वाला ट्यूबरक्लोसिस। तो 3 टाइप्स की ट्यूबरक्लोसिस हो गए। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हमारे प्राइमरी लंग्स में होता है। एक्स्ट्रा ट्यूबरक्लोसिस जो मैंने बता दिया, लिम्फ नोड, स्पाइन, किडनी, मेनिंजस, एब्डोमेन, बोन एंड जॉइंट, और थर्ड वाला जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स एंड साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है उसके अंदर हमें 2 वीक्स के अंदर कफ देखने को मिलता है क्रोनिक। 2 वीक तक अगर एक साथ कफ चलता रहे तो समझ जाओ कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी अच्छी तेज तेज रात को ज्यादा कफ हो उस टाइम पे। कफ के साथ स्पूटम आने लगेगा। हेमे हेमो हेमोप्टियासिस मतलब स्पूटम में ब्लड आने लग जाएगा। कफ करोगे तो स्पूटम आएगा, स्पूटम में ब्लड आएगा तो समझ जाओ ट्यूबरक्लोसिस है। चेस्ट पेन होने लग जाएगा, फीवर आ जाएगी लो ग्रेड
इवनिंग राइस उस टाइम पे। नाइट में आपको स्वेटिंग आने लगेगी, गर्मी होने लग जाएगी, जो आपका बीपी है वो लो होने लग जाएगा, भूख नहीं लगेगी आपको, वेट लॉस होने लग जाएगा, फटीग एंड वीकनेस देखने को मिल सकती है, ब्रेथलेसनेस एंड एडवांस स्टेज, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी एडवांस स्टेज में अगर आपने इसको ठीक नहीं कराया तो। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या हो जाएगा, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, तो लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाएगी लिम्फ नोड के अंदर, एब्डोमेन पेन होने लग जाएगा, जो बैक पेन है जैसे स्पाइनल टीबी हो जाती है तो उसमें बैक पेन होने लग जाएगा, हेड एक, नेक स्टिफनेस, टीबी मेनिंजाइटिस अगर हो गया है तो नेक स्टिफनेस हो जाएगा, नेक जो हमारी गर्दन है वो एक जगह ही रह जाएगी, सिकुड़ जाएगी और हेडेक होने लग जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हैं। अब हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो सबसे पहला है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम से हम डायग्नोस करेंगे, लाइक क्रोनिक कफ हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है और फीवर हो रही है, तो हम ऐसे सिम्टम्स चेक कर सकते हैं। स्पूटम एग्जामिनेशन से हम AFB करेंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई अगर उसमें प्रेजेंट है तो समझ जाइए कि ट्यूबरक्लोसिस है। डिटेक्ट TB एंड रिफाम्सिन रेसिस्टेंट, रिफाम्सिन जो ड्रग होता है फर्स्ट ड्रग होता है तो जो ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है, तो हम उसको दे के देखेंगे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कल्चरल जैसे एलजे मीडियम और MGIT गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है उससे हम चेक करते हैं स्पूटम एग्जामिनेशन के अंदर। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, लाइक कैविटीज तो नहीं हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन, कंसोलिडेशन, मिलियरी शेडो, तो ये सारी चीजें हम एक्सरे के अंदर देख सकते हैं। फिर मेंटॉक्स टेस्ट जैसे ट्यूबरकुलाइन स्किन टेस्ट होता है, पॉजिटिव इन इंड्यूरेशन लाइक 10 mm अगर है तो समझ जाइए, इंडिकेट्स एक्सपोजर नॉट एक्टिव डिसीज, तो इससे भी पता चलता है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ब्लड टेस्ट हम करवा सकते हैं CVC चेंजेस तो नहीं देखने को मिलता है, ESR राइज तो नहीं बढ़ा हुआ देखने को तो नहीं मिलता है। अदर टेस्ट बेस्ड ऑन साइड, CT स्कैन, MRI ब्रेन और स्पाइनल के अंदर है तो प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस और बायोप्सी भी हम कर सकते हैं ब्लड नोट्स के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर हो गया है ट्यूबरक्लोसिस तो। फिर हम ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो फर्स्ट जो होता है हमारा एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, फॉलो डॉट्स स्ट्रेटेजी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं जिसको HRZE भी बोलते हैं। H मतलब होता है आइसोनियाजिड, R मतलब होता है रिफाम्पसिन, Z मतलब होता है पैराजिनामाइड और E मतलब होता है इटाम्बुटोल। ATT ट्रीटमेंट रिजमेन इंटेंसिव फेज सेकेंड मंथ, ठीक है। फिर आता है HRZD जैसे मैंने आपको बताया 4 ड्रग्स देते हैं इनको, इनके अंदर कंटिन्यूशन फेज 4 मंथ तक देते हैं, ठीक है। इंटेंसिव फेज जो 2 मंथ के लिए होता है ATT, फिर होता है 4 मंथ के लिए ATT मतलब एंटी ट्यूबरकुलाइन थेरेपी, ठीक है, ये होता है 2 मंथ के लिए। फिर HRZD 4 मंथ कंटिन्यूसली चलता है तो 6 मंथ का कंप्लीटली कोर्स होता है। फिर HR जो होता है वो 2 ड्रग्स में दिया जाता है, टोटल ड्यूरेशन 6 मंथ की होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अगर 6 मंथ तक आपने रेगुलरली ड्रग खा लिया तो आप ठीक हो जाओगे, ट्यूबरक्लोसिस खत्म हो जाएगा। सेकेंड लाइन जो ड्रग्स होते हैं उसके अंदर आता है फ्लूरा क्यूनोलॉन्स, कैनामाइसिन, एमिकासिन, साइक्लोसिरीन और एथियोनामाइड, ये जो ड्रग्स होते हैं वो सेकेंड लाइन ड्रग्स होते हैं। MDR-TB रेसिस्टेंट टू INH और प्लस रिफाम्सिन, ZDR-TB-MRD प्लस रेसिस्टेंट टू फ्लोरोक्विनोलॉन्स प्लस इंजेक्टेबल ड्रग्स, तो ये सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर आते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकती है, तो हेमोप्टियासिस देखने को मिल सकता है, न्यूमोथोरेक्स देखने को मिल सकता है, लंग फाइब्रोसिस हो सकती है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है अगर TB ठीक नहीं कराया, मतलब ट्रीटमेंट नहीं लिया तो, अदर ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है। ATT जो होता है, ATT मैंने आपको बताया एंटी ट्यूबरकुलाइन थेरेपी से। MDR-TB और ZDR-TB देखने को मिल सकता है। प्रिवेंशन में हम BCG वैक्सीन लगवा सकते हैं बाय 8 बर्थ, अगर नहीं लगाए तो एडल्ट में भी लगता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीवियर चिल्ड्रन चाइल्डहुड TB, ठीक है, ये चाइल्डहुड TB सीवियर अगर चाइल्डहुड TB हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है BCG वैक्सीन से। ईयरली डिटेक्शंस में हम स्पूटम सीमियर टू क्रोनिक कफ पेशेंट्स, हम अगर ईयरली डिटेक्ट करना है पेशेंट को अगर TB है तो स्पूटम के अंदर
मतलब स्पूटम ज़्यादा आएगा, पेशेंट को कफ करेगा तब, और उस टाइम पे ब्लड भी आ सकता है स्पूटम में। इन्फेक्शंस कंट्रोल करना है तो गुड वेंटिलेशन रखना पड़ेगा, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क यूज़ करना है ताकि दूसरे को ना हो ट्यूबरक्लोसिस, और अवॉइड ओवरक्राउडिंग स्पेस पे नहीं जाना। न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट में हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट दे सकते हैं पेशेंट को। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में, सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे रेस्पायरेटरी स्टेटस को या स्टेज को, कफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वेट एंड एपेटाइट देखेंगे पेशेंट की, फीवर पैटर्न देखेंगे, फीवर कब आ रही है कब नहीं आ रही, स्वेटिंग आ रही है कि नहीं आ रही, कॉम्प्लियंस विद मेडिकेशंस, मेडिकेशंस दे रहे हो तो उसके क्या क्या कॉम्प्लियंस है वो भी हम देखेंगे। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में हम डायग्नोस करेंगे कि गैस एक्सचेंज हो रही है या इम्पेयर्ड है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है या ठीक ठाक है एक्टिविटी जो लंग्स की होती है या बॉडीज की होती है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस तो नहीं है, ये हम डायग्नोस करेंगे। साथ ही साथ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का रिस्क तो नहीं है, और नॉलेज डिफिशिएंट पेशेंट को नॉलेज है या नहीं है इस चीज़ के बारे में हम चेक करेंगे। इंटरवेंशन के अंदर प्रोमोट एयरवे क्लियरेंस हम प्रोमोट करेंगे, इंश्योर मेडिकल एड्रेंस, इन्फेक्शन प्रिवेंशन हम करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट करेंगे जैसे हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट, विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे पेशेंट को, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटर करेंगे, लाइक हेमोप्टियासिस तो नहीं हो रहा है, ड्रग साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। लास्ट में हम इवाल्युएशन करेंगे जिसमें हम रिड्यूस देखेंगे, कफ अगर सी कफ हो रहा रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, फीवर रिड्यूस हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें। फिर वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वेट कम ही हो रहा है, वो भी हम इवालुएट करेंगे। एटीटी जो है, हमने जो ड्रग थेरेपी बनाई थी, ठीक है, उसको कंप्लीट करवाएंगे, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है उससे, ये भी हम इवालुएट करेंगे, और इम्प्रूव करेंगे लंग्स फंक्शन को, ठीक है। जो एलएफ जो लंग फंक्शन होता है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ जो वेंटिलेशन है हमारा घर का, हॉस्पिटल का, उसको भी इम्प्रूव कराएंगे ताकि जो वेंटिलेशन है वो अच्छा खुला हो सके, ऑक्सीजन अच्छा सा अंदर जा सके। तो यही था हमारी आज का वीडियो का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।